नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी, जहां पर बीजेपी ने अपनी 10वीं उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। में लगभग 1 दर्जन सीटें भाजपा ने होल्ड कर रखी थी। इन सीटों पर भाजपा ने अभी भी प्रत्याशी नहीं उतारे थे, लेकिन आज उन होल्ड सीटों में से 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में कई सांसदों के टिकट कटे हैं तो कई सांसदों के टिकट रिपीट हुए हैं, वहीं कुछ नए चेहरों को मौका मिला है। इस लिस्ट की बात करें तो इलाहाबाद से दिग्गज नेता रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पर बलिया से सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बात करें तो कौशाम्बी सुरक्षित सीट की, तो वहां से राजा भैया की जनसत्ता दल और भाजपा की बात नहीं बन पाई है। ऐसे में विनोद सोनकर दोबारा मैदान में उतारे गए हैं। वहीं पर मछली शहर में बीपी सरोज जो कि सांसद थे भाजपा के, उन पर पार्टी ने फिर से विश्वास जताया है। बात करें गाजीपुर की, जहां से गठबंधन की तरफ से अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर भाजपा ने पारसनाथ राय पर विश्वास जताया है। वहीं फूलपुर सीट पर वहां के लोकल विधायक प्रवीण पटेल को प्रत्याशी बनाकर एक जिम्मेदारी दी है। बात करें हाई प्रोफाइल सीट मैनपुरी की, जहां से सपा की तरफ से डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं, वहां पर भाजपा ने वहां के लोकल विधायक और योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। इस लिस्ट के बाद में अभी भी ऐसी कई सीटें हैं जो अभी जिन पर सस्पेंस बना हुआ है, जिसमें रायबरेली और कैसरगंज सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में है। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है। क्या कुछ खास है इस घोषणा पत्र में, बता रहे हमारे संवाददाता आशिफ बेग। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में पीडीए की झलक भी दिखी और साथ ही साथ घोषणा पत्र में किसान, नौजवान और बेरोजगारों के हित का वायदा भी किया गया। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अग्निवीर जैसी भर्ती समाप्त करने और इसके जगह पर अस्थायी नौकरी देने का भी वायदा किया है। इस घोषणा पत्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणा पत्र का ऐलान किया। घोषणा पत्र जारी करने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनके घोषणा पत्र में तमाम ऐसी अच्छाइयाँ हैं जिससे लोगों का हित होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बताया कि घोषणा पत्र में जहां छोटे और मझोले किसानों को प्रति माह 5,000 रुपये दिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ इस घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा और नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा इस घोषणा पत्र में जहां पीडीए की झलक दिखी और साथ साथ इस घोषणा पत्र में तमाम ऐसे लोक लुभावने वादे किए गए हैं जिससे सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी करने के बाद कहा कि यूपी में 80 की 80 सीटों पर कब्जा किया जाएगा और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई तरह से प्रहार भी किया। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि जिस तरह घोषणा पत्र में यह दावा किया गया है कि लोगों को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा और आटा और डाटा से काम चलने वाला नहीं है, और साथ ही साथ इस घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा जो वादा किया जा रहा है उसे जल्द से जल्द पूरा भी किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने यह घोषणा पत्र जारी किया है, क्या जनता की समझ
यह घोषणा पत्र आएगा या नहीं, या फिर लोकसभा 2024 के चुनाव में जनता इस पर भरोसा करती है या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घोषणा पत्र के तारीख में केजरीवाल ने कहा कि यह घोषणा पत्र जनता की राय लेकर ही तैयार किया गया है। इसमें सभी लोगों की हित की बात कही गई है और इसे लोग सराहेंगे भी। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज लखनऊ। तो दिल्ली में केजरीवाल को हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका मिला है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। कथित शराब घोटाले के मामले में न्यायिक हिरासत में गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें बीते 9 अप्रैल यानी मंगलवार को हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका दिया। उस समय से ही कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। नतीजतन बुधवार को सुबह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकीलों द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की मांग की और तत्काल इस मामले में सुनवाई की भी मांग की, जिसके बाद मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल इस मामले में सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। यानी कि अब साफ कहा जा सकता है कि फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो थमती नजर नहीं आ रही है, तो अब फिलहाल उन्हें कोई राहत मिलने वाली नजर नहीं आ रही। हालांकि अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या सोमवार को सुनवाई करता है, और अगर सोमवार को सुनवाई करता है तो क्या फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आता है, या जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बनी हुई है वो बरकरार रहती है। खैर, वो तो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिसके बाद अब सोमवार तक का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन क्यों? इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में दिल्ली में हुए शराब घोटाले मामले में जेल में बंद हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी के द्वारा सीएम पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि जब दिल्ली हाई कोर्ट से कल सुनवाई हुई थी तो अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद भाजपा और भी तेज हो गई है। ते आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के द्वारा आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर से मैच 500 मीटर की दूरी पर दिल्ली बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। हालांकि इस दौरान पुलिस बल भी दिखा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में तिहाड़ प्रशासन ने केजरीवाल से मिलने से रोक लगा दी है, लेकिन क्यों? पूरा मामला क्या है, बता रहे हमारे संवाददाता कमल किशोर। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुलाकात नहीं हो पाएगी। जेल अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों और नियमों का हवाला देते हुए यह मुलाकात फिलहाल कैंसिल कर दी है। जेल अधिकारी का कहना है कि ये मैनुअल के हिसाब से जेल का प्रशासन चलता है। जल्द ही जेल में प्रशासन से मुलाकात के लिए एक समय दिया जाएगा। दोनों नेताओं को आज तिहाड़ में बंद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल से मुलाकात करनी थी। पंजाब सीएम भगवंत मान ने भी तिहाड़ 2 दिन पहले ही तिहाड़ जेल से प्रशासन से केजरीवाल को मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन केजरीवाल को पिछले ही महीने ही ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े धन संशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। कैमरामैन दीपक के साथ मैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बैठक की है और इस बैठक में क्या कुछ खास रहा है, बता रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप सांसद संजय सिंह को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए तिहाड़ जेल द्वारा परमिशन नहीं दी गई। इसके बाद आम आदमी पार्टी द्वारा एक मीटिंग की गई, जो कि ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी शामिल हुई। साथ ही इस दौरान दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक समेत आम आदमी पार्टी के अन्य कई नेता शामिल हुए। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों के साथ साथ होने वाले लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
किस तरीके से लोकसभा चुनाव के तहत आगे वाली रणनीति अपनानी है, इन तमाम चीजों को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस बैठक में गोपाल राय द्वारा एक विशेष ऐलान भी किया गया, जिसमें आगामी 14 अप्रैल को संविधान बचाओ तानाशाह हटाओ दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले आप सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा था। तो वहीं इस बैठक में भी ये साफ तौर पर देखने को मिला कि 14 अप्रैल को संविधान बचाओ तानाशाह हटाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। खैर, अब देखना यह होगा कि समय समय पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी द्वारा तमाम जो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है, इससे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कितना असर पड़ता है। खैर, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में एक के बाद एक बीजेपी के स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला जारी है। 2 अप्रैल को जो रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, उसके बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं। यानी कल 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऋषिकेश में एक चुनावी जनसभा संबोधित हो रही है, जो गढ़वाल क्षेत्र के लिए होगी। गढ़वाल की जो 3 लोकसभा सीटों से वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना चुनाव बिल्कुल फूटते नजर आएंगे। ये समझा जा सकता है कि बीजेपी की जो चुनावी तैयारियां वो लगातार जब पहुंच रही है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले चरण का मतदान होना है, तो बीजेपी अपने चुनाव प्रचार को और धार देती हुई नजर आ रही है। प्रयास यही करिए बीजेपी की इस मतदान में, इस 19 अप्रैल को जो मतदान होगा ज्यादा से ज्यादा हो और ये बीजेपी के पक्ष में हो सके। कैमरामैन नथुना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। बुलंदशहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा रहा है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस और सपा पर जमकर बरसे। आपको बता दूं, बुलंदशहर के जंगीराबाद अनाज मंडी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। उन्होंने बुलंदशहर प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह के समर्थन में लोगों से वोट डालने की अपील की और वहीं मंच से संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा में सभी लोगों का विकास हुआ है, सभी योजनाओं का लोगों तक फायदा मिला है। वहीं कांग्रेस और सपा पर जमकर राजनाथ सिंह बरसे। कहा कि सपा पार्टी अब समाप्त होने वाली पार्टी है और कांग्रेस में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरे पीछे ही आज सभा को संबोधित किया है और संबोधित करने के बाद बुलंदशहर के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर भोला सिंह, उनके पक्ष में लोगों से वोट डालने की अपील की है। वरुण शर्मा, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जगह जगह जाकर बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियम पाठक। लोकसभा चुनाव 2024 के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ का जिलों का और अन्य राज्यों का दौरा लगातार जारी है। इसी के चलते आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू के कठुआ में जाकर जनसभा की और वहां पर जाकर हिंदुत्व, आतंकवाद और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को जमकर उठाया। और इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो मेरठ में जाकर जो है वो जनसभा करी। यहाँ पर भी वो विकास के मुद्दे को उठाते रहे। लगातार किस तरीके से बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है विकास को लेकर कार्य किए जा रहे हैं, किस तरीके से कानून व्यवस्था जो कभी नाम मात्र की हुआ करती थी, जंगल राज हुआ करते थे, वहां पर किस तरीके से अब कानून व्यवस्था का राज हुआ है, किस तरीके से कानून व्यवस्था जो है वो बेहतर हुई, इन सभी मुद्दों को उठाया। जम्मू कश्मीर में आज पहुंचने से पहले, इससे पहले वो राजस्थान और महाराष्ट्र में भी जाकर जो है वो जनसभाएं कर चुके हैं, जहां पर जाकर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। और ये उनका प्रयास अभी लगातार जारी है और हर रोज सीएम योगी आदित्यनाथ कई जनसभाएं कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो उनकी जनसभाओं में जुट रहे हैं। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो उनको सुनना चाह रहे, देखना चाह रहे। और पार्टी भी इस बात को बखूबी जानती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इन दौरों से किस तरीके से उसको चुनावी फायदा होगा और जो उसके प्रत्याशी हैं उनकी जीत में कितना इससे जो है वो मदद मिलेगी। और इसीलिए अगर आप देखें तो लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का जिलों का और अन्य राज्यों का दौरा जारी है। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस। तो वहीं मेरठ में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे मेरठ। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर लोकसभा प्रत्याशी संजीव बालियान के समर्थन में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरधना में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में परिवर्तन आया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज दिल्ली के लोग मेरठ और मुजफ्फरनगर में रहना चाहते हैं,
क्योंकि मेरठ से दिल्ली की दूरी मात्र 45 मिनट में आज पूरी हो जाती है। पहले लोग 6-6 घंटे में मेरठ से दिल्ली का सफर तय करते थे। आज मुजफ्फरनगर लोकसभा प्रत्याशी संजीव बालियान के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। इस दौरान मंच पर सरदाना के पूर्व विधायक संगीत सोम भी मुख्यमंत्री के साथ मंच पर नजर आए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक बार फिर से आप संजीव बालियान को जिताकर भेजेंगे तो मैं दोबारा से इसी विधानसभा में आपके बीच जरूर आऊंगा। सादिक खान, इंडिया वॉइस, मेरठ। उत्तराखंड में एआईसीसी ने कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उत्तराखंड कैंपेन कमेटी की जो लिस्ट है उसे जारी कर दिया गया है और इसमें 100 नाम है। अगर इसके अध्यक्ष पद की बात मैं करूं तो प्रीतम सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। तो उससे पहले अगर मैं उनकी जिम्मेदारी की बात करूं तो उन्हें चयन कमेटी में रखा गया था। उन्होंने प्रत्याशियों की जो चयन कमेटी में एक मुख्य भूमिका दी थी और उसके बाद अब उन्हें पूरा उत्तराखंड की जो कैंपेन की जिम्मेदारी है वो दी गई है। जिसके बाद फिलहाल अगर मैं बात करूं तो 9 दिन पूरे चुनाव को बचे हैं और ऐसे में जो कैंपेन है, प्रचार प्रसार है, उसे तेज करने की कोशिश करी थी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का कहना है काफ़ी लेट ये लिस्ट आई है कांग्रेस की। हमारी तैयारी बहुत तेज़ है, हम मजबूती से काम कर रहे हैं, बूथ स्तर हमारा मजबूत है। लेकिन कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की जो लिस्ट अभी फिलहाल आई है उससे कहीं ना कहीं जो निराशा है कुछ कार्यकर्ताओं में देखने को मिली। लेकिन प्रीतम सिंह की अगुवाई में अब देखना होगा कि कितना प्रचार प्रसार पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जो अंतिम समय रहता है चुनाव का वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है और ऐसे में कांग्रेस ने जो जिम्मेदारी दी है एक मजबूत कंधे पे दी है। अब देखना होगा कि प्रीतम सिंह कितनी मजबूती से ये जिम्मेदारी उठाएंगे। कैमरा निशान चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। बदायूं में शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार। महासचिव शिवपाल सिंह यादव और बदायूं से प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव ने आज जिला निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है। उन्होंने कुछ अधिकारियों और भाजपाइयों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और बीडीसी और प्रधानों पर दबाव बनाया जा सके और धमका करके चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने जिला निर्वाचन आयोग अधिकारी से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा अगर जिला निर्वाचन अधिकारी बदायूं कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो चुनाव आयोग को भी शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती है और इस पर मीडिया के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ संघमित्रा है। तो उन्होंने कहा कि संघमित्रा जो है, संघमित्रा मौर्य बीजेपी के साथ नहीं समाजवादी पार्टी के साथ है और उनके पिता भी समाजवादी पार्टी के साथ प्रचार कर रहे हैं और संघमित्रा मौर्य भी उन्हीं के साथ है। बीजेपी के साथ एक दिखावा है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। लखनऊ में एसटीएफ ने हलाल सर्टिफिकेशन मामले में मौलाना असद को नोटिस भेजा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बे। हलाल प्रकरण में एसटीएफ ने मौलाना महमूद असद मदनी को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। एक बाद उनसे एसटीएफ फिर से पूछताछ करेगी। उन पर शक है कि हलाल सर्टिफिकेट मामले में हुई कमाई में मौलाना ने निवेश किया है। आपको बता दें कि बीते वर्ष 2023 में हजरतगंज कोतवाली में एसटीएफ ने हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोपियों से पूछताछ के बाद एसटीएफ ने मौलाना महमूद असद मदनी से पूछताछ किया था। 2 दिन हुई पूछताछ के बाद एक बार फिर से एसटीएफ ने ईद बाद मौलाना को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिन पर शक है कि हलाल सर्टिफिकेट जारी करने में कमाई की गई है और उसमें निवेश भी किया गया है। हालांकि इस मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेट पर रोक लगाई थी। इसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया था और एसटीएफ इस मामले की पूरी जांच कर रही है। ईद बाद पूछताछ के बाद एसटीएफ आगे की कार्रवाई तय करेगी। हालांकि
सूत्रों का यह दावा है कि मौलाना महमूद असन मदनी के खिलाफ एसटीएफ को कई अहम सुराग भी मिले हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि इस पूछताछ के बाद मौलाना के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल अब हलाल सर्टिफिकेट के प्रोडक्ट पर पूरे यूपी में रोक लगा दी गई है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई आगे चल रही है। देखना यह होगा कि मौलाना महमूद असद मदनी की आगे क्या परेशानी बढ़ती है या फिर एसटीएफ उन्हें क्लीन चिट दे देती है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मैनपुरी में ठाकुर जयवीर सिंह को बीजेपी से टिकट मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। भारतीय जनता पार्टियों ने 9 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें मैनपुरी जनपद के प्रत्याशी लोकसभा सीट के ठाकुर जयवीर सिंह को बनाया है। ठाकुर जयवीर सिंह अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव के सामने मैदान में होंगे, क्योंकि इससे पहले ही जो लोगों की चर्चाएं थी, नेताओं लोगों की जैसे वार्तालाप हो रही थी, लोकल लोगों से जो वार्ता हो रही थी, कार्यकर्ताओं से संवाद हो रहा था, साफ तौर से जयवीर सिंह का ही नाम निकल कर आ रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर जयवीर सिंह के नाम पर मोहर लगा दी है। अब लोकसभा सीट का जो प्रत्याशी है उनको बना दिया गया है। सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली है। तो वही भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को चुनौती के रूप में ले रही है, क्योंकि मैनपुरी सीट जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और जो पारिवारिक सीट है उसको उसके सामने जो लड़ रहे हैं डिंपल यादव के सामने, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत ज्यादा मजबूती में स्टंट कर रही है। और मगर राजनीतिक जो समीकरण देखे जाएं तो साक्य मतदाता और यादव मतदाताओं के बीच की जो तालमेल है वो बराबर है, जिसके बाद क्षत्रिय पर दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। ठाकुर जयवीर सिंह जो कि यहाँ के सदर विधायक भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट पर्यटन विभाग के मंत्री भी हैं। फिलहाल देखना यह है कि जब तक जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, अब जो किस तरह डिंपल के सामने वो प्रत्याशी के रूप में आएंगे और कार्यकर्ता कितनी दमखम से जयवीर सिंह को जिताने के लिए प्रयास करेंगे। फिलहाल सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली है। अब समाजवादी पार्टी के सामने जयवीर सिंह ठाकुर मैदान में नजर आएंगे। सभी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी को इस सीट से हटाने के लिए पूरी कवायद कर दी गई है। ठाकुर जयवीर सिंह ने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस बार अगर मुझे चुनाव लड़ा जाएगा तो मैं दमखम से चुनाव लड़ूंगा और जो समाजवादी गढ़ और किला है उसको गिराने का काम करेंगे। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। तो वहीं दुर्ग में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कैसे हुआ है हादसा, इस खबर की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत दास। आज इंडिया वॉइस की टीम पहुंची है घटनास्थल पर। कल शाम की घटना है। मजदूरों से भरी लगभग 30 से 35 मजदूर जिस बस में बैठे हुए थे, मेरे पीछे जस्ट वो बस गिरी हुई पलटी हुई रखी हुई है। इसमें लगभग अभी तक के आंकड़ों के अनुसार, शासन के आंकड़ों के अनुसार लगभग 13 लोगों मजदूरों की जान जा चुकी है। वहीं 13 मजदूर अभी भी एम्स और प्राइवेट हॉस्पिटल भिलाई दुर्ग में एडमिट हैं। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये जो एरिया है लगभग कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र के पास का है और ये यहाँ पे हम जहाँ पे हम खड़ी है जीरो ग्राउंड में, यहाँ पे देखेंगे कि पूरा खदान क्षेत्र है। अवैध खदान बताया जा रहा है, लगभग 25-30 साल पुराना खदान है यहाँ पर और आसपास पूरे रोड के दोनों तरफ खदान था और लगभग रोड जो 15 फीट से कम की स्ट्रेंथ थी। आनन फानन में आज देख रहे हैं कि ऊपर कुछ मजदूर काम करते हुए दिख रहे हैं। पीडब्ल्यूडी की टीम आनन फानन में वहाँ बैरिकेटिंग साइड में रेलिंग लगा रही है, जो कि पहले लगना चाहिए। शासन प्रशासन अक्सर देखा जाता है कि बड़ी घटना घटने के बाद ही जागती है और आनन फानन में कदम उठाती। आज डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा यहाँ पे आए हुए थे, वो मौका मुआयना किया जीरो जहाँ पे एक्सीडेंट हुई थी ग्राउंड जीरो में। वो आकर के देखे पूरे शासन प्रशासन, आरटीओ, खनिज विभाग, पुलिस प्रशासन, कलेक्टर, सभी तमाम जिला के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी बात सोचने वाली यहाँ पे है कि घटना क्या रोकी नहीं जा सकती थी? कहीं न कहीं जवाबदार जो अधिकारी थे, चाहे वो माइनिंग के हों चाहे आरटीओ हो, उनको इसकी संज्ञान पहले लेनी थी कि मजदूर जिस बस में जा रहे हैं वो पूरी तरह कंडम थी पूरी टोटल। यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अभी जांच का विषय है, उस पर जांच चल रही है। कल रात कलेक्टर ऋचा शर्मा ने प्रकाश चौधरी ने माफ़ कीजिएगा ऋचा प्रकाश चौधरी ने जांच के आदेश दिए हुए हैं। वहीं किडिया डिस्टिलरी ने जो मृत मजदूर हैं उनको 10 लाख का मुआवजा की घोषणा की है। लेकिन वहीं पे घायलों के लिए क्या मुआवजा अभी तक उसका कोई भी अभी तक खुल के बात नहीं आई है सामने। प्रशासन ने जो मृतक थे उनको तत्काल 25,000 रुपये दे करके उनके अंतिम संस्कार के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे शासन कहीं ना कहीं फेल होती नज़र आ रही है। खदान लगातार अवैध चल रहे हैं दुर्ग जिले में और
शासन प्रशासन पूरी तरीके से मौन उस पर धारण की हुई है। आरटीओ की बात करें तो आरटीओ में भी ओवरलोडिंग ज़्यादा चलती है, बसों की चेकिंग नहीं होती, कितने पुराने बस हैं। 15 साल डीजल जो वाहन है वो उसके बाद उसको एक्सपायरी माना जाता है, वो चलती नहीं, रोड में फिटनेस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर दुर्ग जिले में धड़ल्ले से 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं। शासन यहाँ पर पूरी तरीके से मौन स्वीकृति देती हुई नजर आ रही है। मैं श्रीकांत दास, इंडिया वॉइस। मथुरा में कुत्तों का आटा खाने से फूड पॉइजनिंग हुआ है, इसकी खबर आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। नवरात्रि के पहले दिन थाना जैत क्षेत्र के गांव बाटी में कूटू का आटा खाने से गांव के तमाम लोग बीमार हो गए। पुरुष महिलाएं कई लोग बीमार हो गए। उल्टी दस्त की शिकायत उनको हो गई, जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग बीमार हुए, जिनको जिला अस्पताल में तत्काल भर्ती कराया गया और उनकी जिला अस्पताल में कल से इलाज चल रहा है। कूटू का आटा बेचने वाले दुकानदार और जो भी मिलावटखोर हैं उनके खिलाफ जो है जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जो भर्ती हैं मरीज उनका हालचाल जाना और उनसे सीएमएस से कहा है कि वो पूरी तरीके से जो है स्वास्थ्य के रूप में इनका पूर्ण रूप से ध्यान दें। इनके स्वास्थ्य में बढ़िया से बढ़िया दवाइयों का प्रबंध किया जाना चाहिए। उन्होंने सीएमएस को निर्देश देकर साफ तौर पर कहा है कि जो लोग इसमें शामिल हैं, मिलावटखोर हैं और दुकानदार हैं, जहां से कूटू का आटा लिया था उनसे जो उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। उनको जल्द से जल्द जो है उनकी गिरफ्तारी भी होगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद मथुरा। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।